औषधि है सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक दोपहर 3 बजे होगी। हाई लेवल मीटिंग, चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा संभव। आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का करेंगे दौरा। 3 देशों में भारतीय समुदाय से करेंगे संवाद। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक आज सुबह 10 बजे सीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुंबई में लगातार बारिश का कहर। मानखुर्द में बारिश के बीच बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत। और देश भर में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी। 24 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का सत्ता। और चलिए सीधा शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, चूंकि राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। बड़ी खबर, सुबह 10 बजे का समय। अब से कुछ ही देर बाद वो बैठक शुरू हो जाएगी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, उनके आवास पर यह बैठक की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर, जहां कैबिनेट बैठक में इस बार कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, कई उम्मीदें जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जानकारी साझा कर रहे हैं। तमाम दिग्गजों की उपस्थिति यहां पर देखने को मिल पाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में आपको बता दें कि अलग अलग विभाग से जुड़े हुए अलग अलग प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। उन प्रस्तावों को लेकर गहनता से मंथन किया जाएगा और जब मंथन का सिलसिला यहां पर देखने को मिल पाएगा, तो जो यहां पर जनहित से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश वासियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों और प्रस्तावों पर यहां पर अंतिम यानी कि हरी झंडी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिखाई जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक है और यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां पर कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर वो कौन कौन से प्रस्ताव जिस पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। हालांकि जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है तकरीबन 21 से 24 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकते हैं जिस पर मुहर लग सकती है, जिसमें कर्मचारी और समाज के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नए विश्वविद्यालय और शिक्षा से जुड़े हुए कई फैसले होंगे। उद्योग, स्टार्टअप और पशुधन योजनाओं से जुड़े हुए भी कई ऐसे प्रस्ताव पटल पर रखे जाएंगे, जिसको लेकर पहले मंथन किया जाएगा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन प्रस्तावों को अंतिम मुहर दे दी जाएगी। और जैसे ही वो फाइनल मुहर यहां पर दी जाएगी, हरी झंडी दिखाई जाएगी, तो उसके बाद एक प्रक्रिया के तहत बकायदा प्रेस ब्रीफिंग होगी। प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मीडिया को और उत्तर प्रदेश वासियों को यह बताया जाएगा कि वो कौन कौन से प्रस्ताव रहे जो कि लोगों से जुड़े हुए हैं और ऐसे में आगे सहूलियत के तौर पर देखने को मिल पाएंगे। और जो योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक 10 बजे होगी, उसमें उन बैठकों को अब जो अंतिम यहां पर मुहर है वो फिलहाल लग चुकी है। आपको बता दें कि होमगार्डों को तोहफा दिया जा सकता है। होमगार्ड स्वयं सेवक और उनके परिवारों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज देने का प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। आज जहां खिलाड़ियों की सीधी भर्ती पर भी विचार होगा, जहां अलग अलग सरकारी विभागों में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। यानी कि हो सकता है कि क्योंकि इसको लेकर आपको बता दें कि लंबे समय से लगातार पेंशन की मांग की जा रही थी, लेकिन किसी तरह का कोई बड़ा और ठोस कदम नहीं उठाया गया था। और प्रणवीर पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी, तो इस बैठक में वो कौन कौन से और कितने प्रस्ताव रहेंगे जिसको यहां पर अंतिम मुहर मिल जाएगी? निश्चित तौर पे आज 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो होमगार्ड की भर्ती को लेकर के और उसके बाद उनके कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए आज कैबिनेट में प्रस्ताव हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है खिलाड़ियों को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने
एक पत्र लिखा है कि जो खिलाड़ियों को किस तरीके से समायोजन किया जाएगा। खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है उनको कहीं ना कहीं कैशलेस इलाज से लेकर के उनकी भर्ती, उनकी नियमावली 2026 उसमें लागू की जा सकती है। वहीं कैबिनेट के प्रस्ताव में सबसे अधिक बात है जो मदरसा शिक्षा परिषद के अनुदायी अरबी फारसी और मदरसों के शिक्षकों की जो सेवानिवृत्ति है उनके आयु में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की जा सकती है। और साथ ही जो मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन फसल बीमा योजना है उसके उस योजना पर मोहर लग सकती है। दूसरा, कानपुर के बिल्लौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है उस पर मोहर लग सकता है। और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय, फतेहपुर के ठाकुरगंज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जो कैबिनेट की बैठक में आज प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है जो रखे जाएंगे उसमें सबसे बड़ी बात है जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का जो लेखा परीक्षा का प्रथम नियमावली 2026 है उसको कहीं ना कहीं पास किया जा सकता है। दूसरा, गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल के लिए जमीन पे मोहर लग सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो वाराणसी के रोपवे में पायलट प्रोजेक्ट है उसकी परियोजना के तहत जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है। और स्वच्छता मिशन ग्रामीण पंचायती राज विभाग के अनुरक्षित उत्तर प्रदेश पर्यवेक्षक के सेवा नियमावली 2026 के प्रस्ताव पर मोहर लग सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार विकास कार्य, उनकी योजनाओं पर समीक्षा बैठक करती रहती है, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज उस पर मोहर लगेगा और उत्तर प्रदेश के लोगों को इसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। निश्चित तौर पर प्रणवीर, देखिए 10 बजे का समय होगा जब सीएम आवास पर इस बैठक की अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी और अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो क्या किसी तरह का विजन भी पेश हो सकता है? हालांकि प्रस्ताव तो यहाँ पर कई हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ, खेल से जुड़ा हुआ और तमाम चीजों का जिक्र आपने भी किया, लेकिन क्या जो गहनता के साथ मंथन होगा उसको लेकर क्या और कोई और विजन भी पेश किया जा सकता है इस बैठक के माध्यम से? निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो परियोजनाएं चल रही हैं, क्योंकि बरसात आने वाला है, उन परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने का और जो परियोजनाएं शुरू होने वाली है उन पर विकास कार्य तेजी लाने का कहीं ना कहीं अहम प्रस्ताव रखा जाएगा। और संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिया जाएगा कि बरसात शुरू होने से पहले जो डेवलपमेंट वाले विभाग है, जो कंस्ट्रक्शन की चीजें हैं, उसको कहीं ना कहीं पूर्ण कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि योगी कैबिनेट की बैठक में पिछले प्रस्ताव से लेकर के जो मौजूदा प्रस्ताव उन सबसे गहनता के साथ विचार होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो मंत्री हैं, जो प्रवास के रहते हैं, वो जब क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर के आते हैं और जब बैठक होती है तो उसमें जब प्रस्ताव रखा जाता है तो कहीं ना कहीं आप सबसे बड़ी बात देखिए कि योगी सरकार अपने खुद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करती है और मंत्रियों से उनसे संबंधित पर उस पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कराती है। उसके बाद जिन लोगों ने जहां पर जो समस्या बताई उस पर विचार होता है, लेकिन विचार के साथ साथ उसके सोल्यूशन की बात होती है कि उनकी सोल्यूशन क्या है, उसकी समस्या का समाधान क्या है। सिर्फ आपको समस्या नहीं बतानी है बैठक में, समस्या के साथ साथ उसका समाधान बताना है और संबंधित अधिकारी को तुरंत उस बात पर दिशा निर्देश दिया जाता है। अगर उस मामले को गहनता से परीक्षा किया तो साफ तौर पर निर्देश दिया जाता है कि इस परियोजना को, इस कार्य को जल्दी से जल्दी इसका प्रस्ताव पास किया जाए और इस पे किसी भी प्रकार से गुणवत्ता की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो जनहित की योजनाएं हैं वो धरातल पर जा रही हैं कि नहीं, जन जन तक पहुंच रही हैं कि नहीं, इसकी भी समीक्षा बैठक लगातार होती है। चाहे वो केंद्र सरकार की मोदी सरकार की योजनाएं हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की जनहित की योजनाएं हो, उन जनहित की योजनाओं पर समीक्षा बैठक होती है और उस पर भी कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखा जाता है और देखा जाता है कि किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। विकास कार्यों में अगर कोई असुविधा हो रही है तो उसका भी निवारण तुरंत किया जाता है। सबसे बड़ी बात, जो गोरखपुर में 100 बेड का अस्पताल के लिए जमीन और कहीं ना कहीं गोरखपुर में जो रोपवे, वाराणसी में जो रोपवे के लिए जमीन की बात चले, तो ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो योगी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि 2027 का चुनाव नजदीक में है, ऐसे में किसी भी प्रकार का जो विकास कार्य है उस पर योगी सरकार कोई रुकावट नहीं करना चाहती और तेजी ला करके जो आने वाले समय है चुनाव का, उसमें योगी सरकार अपने कार्यकर्ताओं के साथ, मंत्रियों के साथ लोगों तक पहुंच करके अपने विकास की योजनाओं को बताने के लिए और उसकी सूची और गहनता और उसका परीक्षण लगातार करा रही है। जी, चूंकि देखिए पिछले कुछ समय से लगातार सरकार की तरफ से मंथन और फोकस इस बात पर भी किया जा रहा है कि नई जो नीति है वो कैसे धरातल पर लागू हो नए स्टार्टअप को लेकर। अब ऐसे में क्या नई स्टार्टअप नीति 2026 को लेकर भी किसी तरह का मंथन और किसी तरह का प्रस्ताव पटल पर रखा जाएगा, चाहे पशुधन से जुड़ा हो या तमाम चीजों को लेकर?
निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या होमगार्ड्स की आ रही थी, जो कि होमगार्ड लगातार अपने समय से ज्यादा मेहनत करते थे और समय देते थे। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग समय देते थे, उसी के आधार पर कहीं ना कहीं होमगार्ड, पहले तो उन्होंने होमगार्डों का समायोजित किया योगी सरकार ने, उसके बाद जो बहुत उनकी जो वेतन वित्तीय अनियमितता था, वेतन अनियमितता को खत्म करके वेतन वृद्धि किया और उसके बाद अब उनके कैशलेस इलाज, यानी कि 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज का जो प्रस्ताव रखा जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक होमगार्ड विभाग में जो उनके जो स्टाफ है उनमें एक खुशी का लहर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये होमगार्ड मेहनत तो करते थे, चाहे उच्च अधिकारी हो, चाहे सीओ स्तर के हो, इंस्पेक्टर स्तर के हो, ये मेहनत करते थे, लेकिन उनकी जो सैलरी थी, इनकी जो सुविधाएं थी, वो कहीं ना कहीं कम थी। तो उसको लेकर के लगातार जो सवाल उठ रहा था, लगातार लोग मांग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज कैबिनेट में प्रस्ताव इसका जब पास हो जाएगा, फिर उसके बाद में उनमें एक खुशी की लहर देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मेहनत भी ज्यादा करते थे, वो स्मार्टअप से लेकर के मेडिकल तक में होमगार्ड की आवश्यकता होती है, होमगार्ड विभाग के लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ के नहीं पूरे प्रदेश की अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, अगर वीवीआईपी ड्यूटी की बात करें, तो इसमें बहुत अधिक संख्या में ज्यादा समय तक जो होमगार्ड विभाग के जवान थे वो ड्यूटी करते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कैशलेस इलाज की जो सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो वो उनको एक कष्ट था, एक उनके दुर्व्यवहार की बात की जा रही थी। लेकिन अब उनको जो कैशलेस इलाज मिलेगा, उनके परिवार को मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ठीक है। अब बैठक के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जानकारी दी जाएगी वो कौन कौन से प्रस्ताव रहे जो कि पारित हो चुके हैं। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया प्रणवीर पांडे आपका। अगली खबर, जहां उत्तर प्रदेश वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पत्र लिखा, योगी की पाती के नाम से, जहां पर खेलों के बढ़ते स्तर और उपलब्धियों पर पत्र लिखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगी की पाती में मेंशन किया गया कि मैदान की मिट्टी जीत हार नहीं उठना सिखाती है, अब खेलों में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन रहा है। युवा अपनी प्रतिभा से उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। 20 पदक जीतकर राष्ट्रीय एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पर है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर खुशी व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों पर प्रदेश गर्व है। विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का आधार खेल भावना है, सीएम की तरफ से कहा गया। साथ ही सीएम ने लिखा कि बच्चों की खेल प्रतिभा को कभी रोके ना, अगर बच्चे पढ़ाई के अलावा खेल में भी जाना चाहते हैं तो अभिभावक उनको सपोर्ट करें। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, सरकारी नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के हर जिले में आधुनिक स्टेडियम भी तैयार है। तो खेलों के प्रति किस तरह से जो बच्चे हैं उनका आकर्षण यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच योगी सरकार की भी प्राथमिकता यह है कि खिलाड़ी जो अब उभर रहे हैं उनको भी पूरी तरह से वो प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहां पर वो अपने तमाम जो भी एक्सपीरियंस रहा है या फिर तमाम जो उनका अब आने वाला भविष्य है उसको वो संवार सके। और उसी के चलते खेलों के बढ़ते लेवल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार योगी की पाती में बच्चों का जिक्र किया, बच्चों के भविष्य और बच्चों के प्रति जो खेल की भावना है उसका जिक्र किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है खिलाड़ियों की भूमिका में। उत्तर प्रदेश वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बधाई भी इस चीज को लेकर दी कि निरंतर खेलों के बढ़ते स्तर और उपलब्धियों को लेकर जो खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं वो सिर्फ प्रदेश का ही नहीं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैदान की मिट्टी से हार जीत संभव नहीं होती, अब खेलों में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा अपनी प्रतिभा से उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर आज बड़ी बैठक होनी है। राम मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में अहम मीटिंग होगी, जहां मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा संभव, बैठक में चंपत राय के इस्तीफे पर चर्चा संभव। दोपहर 3 बजे मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होगी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ट्रस्ट कई विषयों पर फैसले ले सकता है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, तो आज हर किसी की नजरें टिकी हुई है एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर। लेकिन उससे पहले नजरें टिकी है कि ट्रस्ट की तरफ से जो बैठक की जाएगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस बैठक के माध्यम से और ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जब बैठक होगी तो उस दौरान आपको बता दें कि कई विषयों को लेकर चर्चा होनी है, जहां मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और उन फैसलों के आधार पर आगे की रीति नीति यहां पर चर्चा होगी कि आगे किस तरह से चीजों को यहां पर सुनिश्चित किया जाए। एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव है। बैठक में चंपत राय के और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर भी बात हो सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक जो कुछ यहां पर स्थिति रही है, एसआईटी की रिपोर्ट में जो भी जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया है, उन तमाम पहलुओं
पहलुओं को लेकर भी मंथन का सिलसिला आज देखने को मिल पाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से बड़ा फैसला लिया जाता है उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो मंथन किया जाएगा, उसके बाद सभी वो कदम पहलू और प्राथमिकता के तौर पर देखने को मिलेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा क्या है वो भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भविष्य की व्यवस्था, सुरक्षा, प्रशासनिक चीजों को लेकर अगर फेरबदल भी होता है तो उसको सुनिश्चित करना है और ऐसे में इस तरह के मामलों की कोई पुनरावृत्ति ना होने पाए। राम दरबार में जो महापाप हुआ है वो महापाप कभी रिपीट ना हो, कभी पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पर भी किसी तरह का कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। और ट्रस्ट की बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी, जहां पर आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे के बाद बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा होगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आपातकालीन ये बैठक जो पहले 11 जुलाई को होनी थी, अब आपको बता दें कि आज होने जा रही है और दोपहर 3 बजे आयोजित की जा रही है। साथ ही सुरक्षा कारण गोपनीयता बनाए रखने के लिए अंतिम समय पर बैठक का स्थान बदलकर राम मंदिर परिसर स्थित गेस्ट हाउस कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से जहां पहले ये मणिराम दास छावनी में होनी थी बैठक, आपको बता दें कि चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा मंदिर के चढ़ावे को लेकर जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा सौंपा था उसको लेकर आज मंथन चलेगा, उसको लेकर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया है, अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो बी प्लान क्या होगा, प्लान बी के तहत कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, महासचिव कौन होगा, उन चीजों को लेकर मंथन फिर किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने सभी पदों से इस्तीफे की जो पेशकश की थी उसको लेकर अभी स्वीकार नहीं किया था और आज की बैठक में ट्रस्ट के सदस्य बहुमत के आधार पर तय करेंगे कि उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए या फिर नहीं। और ऐसे में वोटिंग का अधिकार यहां पर सभी को मिलेगा, जो भी ट्रस्ट के कुल 15 सदस्य हैं, 15 मेंबर को, जिसमें से केवल 11 सदस्य को ही वोट देने का कानूनी तौर पर अधिकार है, जो चंपत राय के भविष्य पर फैसला करेंगे। अगर पूर्ण बहुमत मिलती है और ऐसे में 11 में से 6 या 7 चंपत राय के अगेंस्ट में होता है कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए, तो चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर अल्पमत यानी कि 6 से कम की संख्या रही या नंबर गेम रहा तो निश्चित तौर पर फिर चंपत राय को वापस ट्रस्टी के तौर पर अपनी भूमिका यहां पर निभानी होगी, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास आपको बता दें कि अस्वस्थ हैं और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने अब यहां पर बैठक में वो मौजूद नहीं रहेंगे शारीरिक तौर पर, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जरूर जुड़ सकते हैं। और न सिर्फ आपको बता दें कि नृत्य गोपाल दास बल्कि जो वरिष्ठ ट्रस्टी हैं के परासरन, वो भी बढ़ती उम्र का कारण उन्होंने दिया गया है, जिसकी वजह से वो बैठक में शामिल नहीं रहेंगे, वो भी शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऐसे में 2025-26 को लेकर जो भी अनियमितता पाई गई है उसको लेकर मंथन होगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी, सबसे बड़ा फोकस इसी पर रहना है। चढ़ावा चोरी जांच के लिए एसआईटी रिपोर्ट पर विचार की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। भविष्य की व्यवस्था, सुरक्षा, प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा की बात की जा रही है। मंदिर से जुड़ी व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर यहां पर एसआईटी की जो अंतरिम जांच रिपोर्ट है वो भी, उसको लेकर भी बातचीत का जो सिलसिला है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। चढ़ावा चोरी पर मंथन हो सकता है। दान पात्रों से हुई कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए जो विशेष जांच दल बनाई गई, उनकी जांच कैसे आगे बढ़ी है उसको लेकर मंथन का सिलसिला देखने को मिलेगा। साथ ही कार्रवाई भी की जा सकती है। रमन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रमन, चूंकि देखिए आज दोपहर 3 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी, इसमें तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर यहां पर चर्चा होनी है, लेकिन मंथन का सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो 2 वरिष्ठ ट्रस्टी हैं वो इस बैठक से नदारद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शायद जुड़ सकते हैं।
बिल्कुल, आज की जो बैठक है वो राम मंदिर चंदा चोरी मामले के बाद से सबसे अहम बैठक है और यहीं से आज की बैठक से तय होगा कि अब मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी कौन कौन संभालेगा। क्या पुराने लोग रिपीट होंगे, चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा हो, क्या यही लोग फिर से रहेंगे या फिर ये लोग आउट होंगे और कोई दो लोग जो है इन होंगे और वो जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें बैठक की शुरुआत इस्तीफे पर चर्चा से ही शुरू होने वाली है, क्योंकि ट्रस्ट में आपको बता दें चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी है उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफे को लेकर आज चर्चा होगी कि आखिर इस्तीफा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ा आज देखने का ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि चंपत राय ट्रस्ट में सबसे ज्यादा प्रभाव रखते थे, ऐसे में जो और ट्रस्ट के जो सदस्य थे, ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, उन पर उनका कितना प्रभाव है आज देखने को मिलेगा। कि 11 जो ट्रस्ट में जो अध्यक्ष पदाधिकारी सदस्य हैं उनमें जब बहुमत होगा तभी चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। और आपको बता दें कि हालांकि जो अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास जी, उनका इलाज चल रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन अगर वोटिंग का मामला अगर फंसता है और मामला वोटिंग तक पहुंचता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं और ऐसे जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गोपाल अपना पक्ष रख सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय एसआईटी की जांच चल रही है, पुलिस भी अपनी पूछताछ कर रही है जितने भी आरोपी हैं और इस बीच में जो ट्रस्ट की बैठक है सबसे अहम है। रमन, देखिए हर किसी की नजरें टिकी हुई है इस बैठक में, लेकिन ये भी आपसे जानेंगे कि कोई भी ऐसी जानकारी अंदरूनी स्तर पर आपके पास पहुंच पा रही है कि जो यहाँ पर अब बहुमत के आधार पर वोटिंग का सिलसिला होगा कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसको लेकर क्या किसी पशुपेक्ष की स्थिति है? आपको क्या लग रहा है कि किस आधार पर वोटिंग होगी और कैसे इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा? बिल्कुल, जिस दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे की पहले खबरें चली और बाद में 24 घंटे के बाद में उसकी पुष्टि कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने की, लेकिन उस समय भी उनका इस्तीफा, क्योंकि अगर मामला इतना ज्यादा क्योंकि विवादित उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और आज बैठक तक इस्तीफे की बात लेकर आई गई है। तो वैसे में हो सकता है क्योंकि अगर हो सकता है कि मामला वोटिंग तक पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में ही आवाज उठ रही थी कि चंपत राय को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा उन्होंने बहुत दिनों बाद दिया था। ऐसे में अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि चंपत राय की सेटिंग क्या है और चंपत राय का खेल क्या है। क्या चंपत राय ने खुद को पाक साफ करने के लिए नैतिक रूप से इस्तीफा दिया था या फिर से इस्तीफे का नाटक किया था और आज वो वोटिंग करा के अपना इस्तीफा जो है वापस बचा लेंगे? ये और रमन, देखिए वोटिंग के दौरान शायद जो तमाम ट्रस्टी और जो वहां पर पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, क्योंकि 15 सदस्य यहाँ पर ट्रस्ट में हैं और ऐसे में 11 सदस्यों को कानूनी तौर पर अधिकार है वोट देने का, तो उन 11 में से अगर 6 जो यहाँ पर संख्या है वो यहाँ पर पूर्ण बहुमत स्वीकार की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन ट्रस्टियों की तरफ से, उन पदाधिकारियों की तरफ से ये चीज भी ध्यान दी जाएगी कि चंपत राय को भी क्लीन चिट एसआईटी की तरफ से नहीं दी गई है। पूछताछ का सिलसिला चला था, पूछताछ में कई सवाल पूछे गए थे, जिन सवालों का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन कुछ सवालों से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो जवाब नहीं देंगे। अभी भी वो संदिग्ध दायरे में आते हैं कि वो आरोपी हो सकते हैं, उनको पहले से सब कुछ पता था कि राम मंदिर में कैसे चोरी हो रही है, या मुख्य मास्टरमाइंड या सरगना कहे जा सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन प्लान बी के तौर पर अगर समझा जाए तो क्या इन चीजों का विशेष ध्यान दिया जाएगा कि राम मंदिर की इमेज को लेकर, ट्रस्ट की इमेज को लेकर, राम भक्तों में मायूसी है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके आधार पर वोटिंग की जा सके? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है जो राम मंदिर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, श्रद्धालु भी सवाल उठा रहे हैं, नेता भी सवाल उठा रहे हैं, सामाजिक संगठन भी सवाल उठा रहे हैं और इसी कारण से आरोप से बड़ा जो है वो चर्चा हो गई है क्योंकि चंपत राय को लेकर लगातार हर कोई नाराज है और चंपत राय के होने से एक जो लोगों का भरोसा है ट्रस्ट पे वो एक जगमगा गया। उनका मानना है कि चंपत राय अगर रहेंगे तब तक जो उनका दान है, उनकी जो श्रद्धा है वो
सुरक्षित नहीं रहेगी। और ट्रस्ट जो कि सिर्फ नियमों, क्योंकि जो राम मंदिर है कोई नॉर्मल ट्रस्ट नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ कानून का ही सिस्टम चलेगा या कानूनी चीजें होंगी। यहाँ आस्था सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है श्रद्धालुओं की। और अगर ऐसे में चंपत राय का जो इस्तीफा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। लेकिन इस्तीफे पर उनके आखिर चंपत राय ने, क्योंकि कुछ दिन आरोप लगने के बाद एक दिन बयान दिया था, लेकिन SIT जांच के बाद में, मुकदमा होने के बाद में लोगों के ऊपर अभी तक उनका बयान नहीं आया है। ऐसे में चंपत राय के दिमाग में क्या चल रहा है, चंपत राय क्या बिल्डिंग सेट कर रहे हैं, ये आज की बैठक में पूरा सही हो, एकदम क्लियर हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि SIT की जांच अभी 15 जुलाई तक पूरी होनी, उससे पहले बैठक हुई है। और जैसा कि आपने बताया कि क्लीन चिट भी नहीं मिली है चंपत राय को, ऐसे में अगर पहले बैठक रखने का मतलब है कि लगभग, और जो हमारी बातें भी हुई हैं यहाँ अयोध्या पहुंचने के बाद में तमाम जानकारों से, कि चंपत राय के इस्तीफे का दबाव जो है वो जो ट्रस्टी हैं और पदाधिकारी हैं वो लगातार बना रहे हैं। क्योंकि सिर्फ चंपत राय के कारण से, अनिल मिश्रा के कारण से पूरे ट्रस्ट पर दाग लगा। रमन, साथ ही आपसे ये भी जानेंगे क्या प्रशासनिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं या फिर वित्तीय तौर पर कोई बदलाव हो सकते हैं, जहां पर बकायदा वो ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी कि कैसे कब तक क्या घपला हुआ। भले ही अभी किसी के भी नाम आ रहे हो, 8 आरोपी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हो, लेकिन इसके बीच CO की नियुक्ति का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। क्या इन बदलावों को लेकर भी आज ही मंथन होगा? बिल्कुल, क्योंकि ट्रस्ट की ही जिम्मेदारी पूरी सुरक्षा की है, पैसे की सुरक्षा की है, वहां के आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा है, और खुद भगवान राम लला से जुड़े सभी आभूषण, सभी गहने, सभी कपड़े, सभी प्रसाद, सारी चीजों की व्यवस्था वो ही उन्हीं के कंट्रोल में रहती है। और उससे वही तय करते हैं, वही से तय होता है कि आखिर अंदर सुरक्षा व्यवस्था में कौन रहेगा। ऐसे में आज तमाम चीजों को लेकर बैठक होगी कि आखिर अब जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो कैसे अधिकारियों को सौंपी जाए, उन अधिकारियों का बैकग्राउंड क्या है, उन अधिकारियों की आस्था कैसे जुड़ी हुई है राम मंदिर से, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी मिल जाएगी। निश्चित तौर पर। और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर नजरें यहाँ पर रमन हर किसी की टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि SIT की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो 15 जुलाई को यहाँ पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन इस बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया रमन मिश्रा आपका। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।